Hello students, welcome back to Prepon. We are doing 50 important topics on modern Indian history, and in that series we come to Canning, the first Viceroy of India. Until this time we have studied Revolt of 1857, क्या उसके इफेक्ट्स रहे, क्यों वो फेल हो गया, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा. Now after the revolt, the Government of India Act 1858 was passed. रिवोल्ट के बाद इंग्लैंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी का रूल उन्होंने बंद किया है. आपको याद होगा कंपनी का शासन तो 1813 के चार्टर एक्ट से ही लगभग ख़त्म कर दिया गया था और 1850 उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई थी. शुरुआत थी वो 1833 के चार्टर एक्ट में उनके ट्रेडिंग राइट्स सारे ख़त्म हो गए थे. सिर्फ गवर्नेंस का काम रह गया था. और ग्रेजुअली 1850 जब रिवोल्ट हो जाता है तब इंग्लैंड की पार्लियामेंट फैसला लेती है कंपनी का शासन ख़त्म ही कर दिया जाए और पास होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858. क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन पास होता है जो 1 नवंबर को इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा था. द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 जिसके तहत इंडियंस शुड बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम. इंडियंस को एसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है. रिवोल्ट का एक कारण ये माना जा रहा है कि राइटली कनेक्टेड नहीं है हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, मतलब जो क्वीन के सब्जेक्ट हैं, क्राउन के सब्जेक्ट्स इंडियंस हैं, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं है, राइटली कनेक्टेड नहीं है. इसलिए पल्स क्या है लोगों की वो हमें पता नहीं लग पाई है. इसलिए कुछ चेंजेस अब आएंगे तो उस चेंजेस के तहत एक क्वींस प्रोक्लेमेशन पास किया गया है और उससे कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, क्राउन का सीधे भारत पे रूल शुरू हो जाता है. डलहौजी के बाद कैनिंग आया था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और अब वो हो जाएगा फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया. तो 1856 टू 1862 देयर वाज कैनिंग. नाउ एक छोटी सी बात, इसको क्लीमेंसी कैनिंग भी बोला गया है. जस्ट बाय द वे किसी एग्जाम में आ जाए, इसको क्लीमेंसी कैनिंग भी बोला गया है बिकॉज जो नई पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके तहत जो रिवोल्ट में शामिल लोग हैं जिनके जो एक्शंस हैं बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हैं, जिन्होंने जो वायलेंस में शामिल नहीं हैं या जो किसी अंग्रेज़ की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन सबको माफ़ कर दिया गया है. क्लीमेंसी माने होता है मर्सी, तो इसको क्लीमेंसी कैनिंग भी कहा गया है. इसने बहुत से रिबेल्स को माफ़ भी कर दिया है. ये पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की. तो अब इसके समय 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती हैं. आपको याद होगा 1854 में वुश डिस्पैच आया था विच वॉज द फर्स्ट एवर यू कैन सी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोल देते हैं. उसमें ही रिकमेंडेशन आई थी कि लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पे भारत में विश्वविद्यालय शुरू किए जाएं. तो पहली यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड सब्सिक्वेंटली मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ भी इसी साल बनाई गई थी इन द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय कैनिंग. इसके समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शुरू होता है अंडर अलेक्जेंडर कनिंघम. आपको कभी बताया होगा मैंने कि 1824-20s में जो पंजाब में हड़प्पा का जो क्षेत्र है वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मिलने लगी हैं और वहाँ से फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, रिसर्च शुरू हो गई है. और फाइनली 50s में काम बढ़ जाता है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शुरू हो जाता है विद फर्स्ट प्रेसिडेंट बीइंग अलेक्जेंडर कनिंघम. उसके पहले प्रेसिडेंट हैं. ये भी याद होगा आपको 1833 के चार्टर एक्ट के 1830 बेंटिक के समय में टीबी मैकॉले वॉज लॉ मेंबर. एक लॉ कमीशन बना था विद मैकॉले फर्स्ट चेयरमैन. वो जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज था वो शुरू हो गया था लेकिन अब फाइनल होता है और आईपीसी और सीआरपीसी पास होते हैं. कैनिंग के समय वो लॉज बने हैं जो इंडियन सिस्टम के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मेन लॉज हैं, वो आज भी चलते हैं. वो सब शुरू होते हैं इन द टाइम ऑफ कैनिंग, आईपीसी एंड सीआरपीसी. फाइनली कोडिफिकेशन हो जाता है इनका इन द टाइम ऑफ कैनिंग. अब तक तो पास होते थे चार्टर कानून. 1853 का चार्टर एक्ट लास्ट चार्टर एक्ट था. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया है. अब आया करेंगे काउंसिल्स एक्ट एंड द फर्स्ट काउंसिल्स एक्ट वॉज 1861 का काउंसिल्स एक्ट. इसके फीचर्स मैं आपको अभी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है.
इसी में एक सिस्टम आया है पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसके तहत द सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट वॉज स्टार्टेड एंड लेड बिफोर द लेजिस्लेचर। 1860 में पहली बार सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आज बजट कह देते हैं, पेश किया है जेम्स विल्सन ने, इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और मे बी कॉल्ड, उस समय फाइनेंस मेंबर कहते थे। द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन फरवरी 1860। तो दिस वॉज बजटिंग सिस्टम वॉज स्टार्टेड अराउंड दिस टाइम। कैसे हुआ ये लॉजिक अभी बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि इंडिया की टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंग्रेज करते जा रहे हैं, नेपाल को कैप्चर कर लिया है, फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई है, सेकंड बर्मीज वॉर 1852 में डलहौसी के समय हुई है। ये जो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज है, जो इनके व्यापार की वजह से की जा रही है, उसको फंड करने के लिए पैसा चाहिए। रेवेन्यू से तो बहुत ज़्यादा, लैंड रेवेन्यू तो वैसे ही सैचुरेशन हो चुका है, पॉलिसीज चल रही हैं, कुछ नया सोर्स निकालना होगा, इसलिए शुरू हुआ है इनकम टैक्स। जेम्स विल्सन स्टार्टेड इनकम टैक्स एंड एट द रेट ऑफ फिक्स्ड 10%। दिस वे इनकम टैक्स वॉज स्टार्टेड बाय द फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन इन द टाइम ऑफ केनी। इस समय इनकम टैक्स शुरू होता है जस्ट टू फाइनेंस देयर बॉर्डर वॉर्स इन इंडिया। जो बॉर्डर वॉर्स हैं भारत की, जो एक्सपेंशन चल रहा है, और या उनकी ओवरसीज वॉर्स चल रही हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए है, तो भारत में शुरू हुआ है इनकम टैक्स इन द टाइम ऑफ केनी। इंडियन काउंसिल एक्ट दिस 1861, नॉट 1961, 1861। पहले मैंने आपको बताया कि लॉ मेंबर ऐड हुआ है इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लॉ मेंबर ऐड हुआ था। फिर 1853 के चार्टर एक्ट में लेजिस्लेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग कर दिया गया था। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। अब लेजिस्लेशन के लिए जो वाइसरॉय है वो 6 to 12 मेंबर्स और ऐड कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब अब लेजिस्लेशन एक एक्सक्लूसिव कार्य हो गया है, चार्टर एक्ट 1853 में ही हो गया था, उस पर्पज में अब और ज़्यादा मेंबर ऐड हो सकते हैं। दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन। ये मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काम को थोड़ा सा एक्सपेंड करते जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें से जो आधे लोग होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे। नॉन ऑफिशियल्स का मतलब है कि ये वो नहीं होंगे जो सीधे गवर्नमेंट में काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट के लोग हो सकते हैं, मे बी इंडियन मे बी नॉन इंडियंस, तो नॉन ऑफिशियल्स होंगे। मतलब पहली बार ये पॉलिसी बनी है कि इंडियंस को भी एसोसिएट किया जाए विद द टास्क ऑफ काउंसिल्स, बिकॉज इंडियंस के साथ एसोसिएशन ज़रूरी है अगर भारत में रूल करना है। ऐसा रिवोल्ट के समय उनको पता लग गया था, इसलिए लिखा तो नहीं है कानून में, बट इंडियंस विल स्टार्ट दे विल नाउ ऑनवर्ड्स दे विल बी एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ काउंसिल वर्क। ऑब्वियसली नॉमिनेशन से होगा तो वही इंडियंस काउंसिल के मेंबर या जिन्हें आज MP कह देते हैं बनेंगे, जो अंग्रेज़ों के साथ ही काम कर रहे हैं। बट इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड अराउंड दिस टाइम इन द काउंसिल्स। फंक्शन ऑफ दिस काउंसिल शैल बी एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेशन। बताया मैंने आपको, याद रखना होगा आपको। अभी ऐसा कुछ नहीं है जहां पर हम आज देखते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। काउंसिल तो है, काम भी लेजिस्लेशन का है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को नहीं है। अभी भी जो वाइसरॉय उसकी जो काउंसिल के लोग हैं वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं है अपने फंक्शंस के लिए। अभी ये सिस्टम शुरू नहीं हुआ है। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, जिसे हम आज स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट कह देते हैं। अभी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है। पब्लिक डेट हो, फाइनेंस हो, पोस्ट ऑफिस हो, टेलीग्राफ हो, रिलीजन, ऑल दीज फंक्शंस आर रेस्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल विद हिज काउंसिल। An important feature of this act was introduction of portfolio system। अब क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? अब तक क्या होता था, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ये सभी बैठ के एक साथ फैसले लेते हैं। जो भी काम है भारत का वो सब मिल के बैठेंगे और फैसला करते हैं। इससे क्या होता है, मीटिंग हो पाती है, नहीं हो पाती है, और डिले होता है, और एक्शंस नहीं हो पाते, डिसीजंस नहीं हो पाते। उसको एक्सपीडाइट करने के लिए अब क्या किया है, हर डिपार्टमेंट का एक मेंबर इंचार्ज बनेगा। मतलब ये फाइनेंस मेंबर हैं, ये इंडस्ट्री मेंबर हैं, ये कॉमर्स मेंबर है। जैसे आज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस तरीके से इसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, शुरू हुआ है। अब हर डिपार्टमेंट का एक मेंबर इंचार्ज हुआ करेगा, रूटीन फैसले वो खुद ले लिया करेगा, उसे वाइसरॉय के पास जाने की नीड नहीं है। बड़े फैसलों के लिए कैबिनेट मीटिंग हो जाया करेगी जैसे आज होती है,
इससे क्या होगा, रूटीन फैसलों के लिए अब पूरी काउंसिल की मीटिंग की वेट नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो जाएगा। आजकल इसे कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो किस पर्टिकुलर एक्ट से भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई थी, तो आप बोल देंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और पोर्टफोलियो सिस्टम। नाउ डिपार्टमेंट शैल बी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर मेंबर, ये हो जाएगा। और इसके लिए फिर रूल्स फ्रेम किए जाते हैं, इन्हें कहा गया था केनिंग्स रूल्स ऑफ बिजनेस, केनिंग्स रूल्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ जो रूल्स होते हैं, इनके तहत अब नीचे मंत्री को काम दिया जाएगा, फिर नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनको काम दिया जाएगा। आजकल ये कहलाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। याद रखिएगा, आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के राष्ट्रपति को यह परमिशन दी है संविधान ने, प्रेसिडेंट कैन फ्रेम रूल्स फॉर द कन्वीनियंट बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की बिजनेस कैसे कंडक्ट होगी, उसके लिए राष्ट्रपति के नाम पे रूल्स बनाए जाते हैं। अंडर आर्टिकल 77, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी फ्रेम्ड रूल्स, सच रूल्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। मतलब जो पहले केनिंग्स बिजनेस रूल्स कहलाते थे, आज ही वो ट्रांसफॉर्म होकर कहलाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, जिसके तहत राष्ट्रपति के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा, ये जॉइंट सेक्रेटरी के हाथ में है या अंडर सेक्रेटरी के हाथ में है। इस मुद्दे पर ये फैसला ले सकते हैं। सारा सरकार कैसे काम करेगी, उसके तहत ये काम आजकल होता है। तो ऑल दिस थिंग स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हाई कोर्ट एक्ट भी पास किया है इसने, हाई कोर्ट एक्ट भी पास हुआ है, जिसके तहत कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। सो द अर्लीस्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर दीज थ्री, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो हाई कोर्ट बनने लगे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में हाई कोर्ट एक्ट, और भारत में ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स कहलाते हैं। इनके पावर्स थोड़ी बाकी हाई कोर्ट से ज़्यादा होती हैं, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। बाय द वे यू शुड रिमेंबर, इनका नाम अभी भी कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट है। वैसे शहरों के नाम चेंज हो गए हैं। पार्लियामेंट में बिल एक दाखिल किया गया था जिससे इनके नाम चेंज हो जाएं, बट अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, इसलिए इनके अभी जो ऑफिशियल नेम है वो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ही हुआ करते हैं। जब पार्लियामेंट बिल पास कर देगा तब इनके नाम चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज केनिंग, वाइसरॉय केनिंग, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लिटन, कुछ समय बाद आता है लिटन। मैं आपको बता रहा हूं इस समय कि रिवोल्ट से लेकर कांग्रेस के बनने तक क्या इंपॉर्टेंट गतिविधियां हुई, और ये सारे एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिटन 1876 टू 1880। मैंने एक कोशिश की है कि आपको एक ही पेज में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दे दूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि एक सिंगल प्रिंट में आपके लिए ये नोट्स रेडी हो जाएं। तो कोशिश करता हूँ एक जगह इसे कंजेस्ट कर दूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो आपको। लिटन, इन द टाइम ऑफ लिटन देयर वाज हेल्ड दिल्ली दरबार। 1877 में एक दिल्ली दरबार हुआ है। 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है, ये पहला वाला दिल्ली दरबार है। क्यों हुआ है? लिटन हैज़ टू अनाउंस रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। क्वीन विक्टोरिया हैज़ बिकम द क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। विक्टोरिया ऑफिशियली हैज़ बिकम एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये अनाउंस करने के लिए एक एक्ट पास हुआ है। दिल्ली दरबार 1877 does not mean that Victoria came to India. She did not come. It was just that उनको अनाउंस करने के लिए एक एक्ट पास हुआ है। और ये बहुत बड़ा दिल्ली दरबार है, बहुत इसमें एक्सपेंसिव शो है, पॉम्पस शो है। ये तब हो रहा है जब इंडिया वॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ अ वेरी वेरी बिग फेमिन। लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, डेक्कन और अंडर द इफेक्ट ऑफ फेमिन, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। उस अकाल के समय ये बहुत बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट किए गए हैं। एंड मैनी पीपल डाइड ओनली बिकॉज गवर्नमेंट कुड नॉट टेक राइट एक्शन एट द राइट टाइम। फेमिन कंडीशंस पे हाँ इतना तो किया है लिटन ने, स्ट्रेची कमीशन अपॉइंट हुआ है टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस ऑफ फेमिन और कैसे फेमिन के लिए एक्शंस लिए जाएं। स्ट्रेची कमीशन ने बोला है कि सभी को तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी, लेकिन जो बहुत ही मार्जिनल ग्रुप्स हैं, पीपल हैं जो बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं,
उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे देगी। हाँ, ये हो सकता है कि रेलवे और इरिगेशन पे काम होना शुरू हो जाए, ताकि रेलगाड़ी से रेलगाड़ी की जो रेल है वो ज़्यादा बिछाई जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, ताकि समय पर सामान पहुंचाया जा सके, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे काम होना अच्छी तरह शुरू हो जाएगा। ये हुआ है। तो स्ट्रेची कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द फेमिन कंडीशंस अंडर द रिकमेंडेशन। हर राज्य में होना चाहिए एक फेमिन फंड, हर राज्य में एक फेमिन फंड होना चाहिए। सो दिस वॉज दिस। ऑल द फेमिन्स इन द ब्रिटिश इंडिया वर कॉज्ड नेचुरली, but many people used to die only because the British did not take right action at the right time. So the effect were man-made but the cause were natural. ऐसा बताया अमर्त्य सेन ने अपनी किताबों में। आर्म्स एक्ट 1878, उसने एक आर्म्स एक्ट पास किया है 1878 में। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ऐसा कुछ होने लगा है कि इंडियंस आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अपराइजिंग। इससे वो रिवोल्ट के बाद डरने लगे थे। तो एक कानून पास किया है कि कोई भी नो बडी कैन बियर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के कोई आर्म्स नहीं रख सकता है, अगर रखेगा तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। लेकिन एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, दे कैन बियर आर्म्स, अदरवाइज नो बडी कैन बियर आर्म्स। अगेन हिज पर्पज वॉज टू समहाउ सप्रेस एनी अपराइजिंग इफ एट ऑल इट टेक्स प्लेस। कैसी भी अपराइजिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी कोशिश है। सिविल सर्विसेज की एज वो 21 से 19 साल कर देता है। इंडियंस हैड स्टार्टेड बिकमिंग पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली आफ्टर 1858, जब सिविल सर्विसेज के ऊंचे पद भारतीयों के लिए खोल दिए गए हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। याद होगा आपको, चार्टर एक्ट 1833 में मैंने आपको बताया था कि क्लॉज 87 आया था, जिसमें क्वीन, ये क्राउन के अंडर में जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी कास्ट, क्रीड, कलर के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। बट वो एक्चुअलाइज होता है आफ्टर कंपनीज रूल वॉज कम्प्लीटली ओवर। तो लिटन वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इंडियंस एज ए पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो उसने क्या किया है, रूल्स बनाए हैं। एज ए वाइसरॉय ही कैन मेक रूल्स। 21 से 19 साल कर दिया है, ताकि इंडियंस को मैं रिड्यूस तो कर दूं सिविल सर्विसेज में, अगर हटा नहीं सकता। तो उसने ये काउंटर मेजर किया है। इसलिए इंडियन एसोसिएशन बनती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, और वो कंपेन करेगी पूरे भारत में कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स किए जाएं। हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे। सबसे ड्रेडेड मेजर इसका था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। इंडियन प्रेस, रिवोल्ट के बाद एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग अखबार निकाला करते हैं, इंग्लिश में भी और देशी भाषाओं में भी। और ओबियसली दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट वेरी वेरी ओपनली इन द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। दे यूज्ड टू, जो बार बार आया ही करते हैं, और लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं प्रेस के जरिए। इसको रोकना होगा, इसलिए इसने एक कानून पास किया है जो पॉपुलरली कहलाता था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वैसे इसका रियल नाम था एक्ट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशंस इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस। यूपीएससी में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट हमको पॉपुलरली पता है, लेकिन इसका रियल नाम था दिस, और इसका नंबर था एक्ट 9 ऑफ 1878। तो ओरिएंटल माने पूर्व की भाषाएं, मतलब वर्निकुलर माने होती है देशी भाषाएं। तो कोई भी इंडियन अखबार का, जो भाषा के अखबार का प्रिंटर पब्लिशर है, उसे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के साथ, उस शहर के मजिस्ट्रेट के साथ, कि वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखेगा जो फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट या आपस में लोगों के बीच में धर्म के नाम पर, क्रीड के नाम पर, कलर के नाम पर दंगा फसाद फैलाए। यदि ऐसा है, ऐसा करेंगे तो जो सिक्योरिटी है वो फोरफीट हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, और दोबारा करेंगे तो पूरी प्रेस के इक्विपमेंट्स जब्त कर लिए जाएंगे। तो नो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर कैन राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और कैन नॉट राइट एनीथिंग जिसमें आपस में लोगों में दंगा फसाद हो। पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, नोबडी कैन राइट सेडिशियस आर्टिकल्स। तो इंडियन प्रेस पे उसने पाबंदियां लगाई हैं, और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो होगा उसके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नो अपील अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं हो सकती है। सबसे डेंजरस मेजर उसका वर्नेकुलर प्रेस एक्ट होता है, इसलिए इसका नाम गैगिंग एक्ट भी रखा गया था। गैग माने होता है आवाज़ दबा देना, इसको पॉपुलरली गैगिंग एक्ट कहा गया है। और कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि
वर्नेकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली किस अखबार की वजह से आया था? तो आपका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका एक अखबार शुरू हुआ था जो बहुत ही क्रिटिकल लिखता था गवर्नमेंट के लिए। मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष ने निकाला था अमृत बाजार पत्रिका, उसके अगेंस्ट ये बेसिकली आया था। तो इफ समहाउ इट इज आस्क्ड कि पर्टिकुलरली अगेंस्ट विच न्यूज़पेपर लिटन फ्रेम्ड हिज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, आपका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका एडिटेड बाय मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष। क्या ये अखबार ये एक्ट इंग्लिश अखबारों के खिलाफ भी था? इट वॉज नॉट अगेंस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इट वॉज अगेंस्ट वर्नेकुलर न्यूज़पेपर्स, देशी भाषाओं के अखबार के खिलाफ ये आया था। तो अमृत बाजार पत्रिका वो न्यूज़पेपर था। मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष यूज्ड टू ब्रिंग आउट दिस न्यूज़पेपर, तो इट वॉज अगेंस्ट दिस थिंग। तो दैट वॉज लिटन। क्योंकि ये सब कुछ चेंज करना चाहता था, ही वॉज हाईली रिएक्शनरी, नेवर वॉन्टेड इंडियंस टू बी गिवन एनी काइंड ऑफ लिबर्टी, इसलिए इसे बोला गया था वायसरॉय विद रिवर्स करेक्टर। मतलब ये सब कुछ उल्टा कर देना चाहता है, जितनी सहूलियतें भारतीयों को दी गई हैं उनको ये वापस लेना चाहता है, इसलिए इसको वायसरॉय विद रिवर्स करेक्टर भी कह देते हैं। और इसके 4 साल एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी भारत में चल ही रही थी, भारत के लोग, लीडर्स, पढ़े लिखे लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते ही जा रहे हैं, और लिटन के 4 सालों ने उस प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर दिया है, कैटालिस्ट कर दिया है, और जल्दी ही बन जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लिटन के 4 साल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपीडाइटिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस वॉज लिटन, बिल्कुल भारत के अगेंस्ट हुआ करता था। इसके बाद आता है रिपन। 1880-1884, जस्ट आफ्टर लिटन देयर वाज रिपन। रिपन बहुत भारत के लिए बेहतर वाइसरॉय गवर्नर जनरल माना गया है। इसने पास किया है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। याद रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, पहली बार एक फैक्ट्री एक्ट आया है। 100 से ज़्यादा जिस फैक्ट्री में बच्चे लोग काम करेंगे उस पे एप्लीकेबल है, छोटी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं है। चिल्ड्रन बिलो 7 शिल नॉट बी एम्प्लॉयड। सो द फर्स्ट मेजर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन मॉडर्न इंडिया वॉज टेकन बाई रिपन। बाल श्रम के अगेंस्ट सबसे पहले काम करने वाला वाइसरॉय था रिपन। इससे पहले ऐसा कोई कानून आपको नहीं दिखेगा। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आया था, इट वॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से 12 साल के बच्चे लिमिटेड वर्किंग आवर्स में काम करेंगे। पहले कुछ भी रेगुलेटेड नहीं था, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला करती थी महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में और बंगाल में, जिसमें मशीनों में धागे फंस जाते हैं। तो बच्चों से काम कराया जाता है, जिनके छोटे छोटे हाथ, दे कैन एंटर इनटू दिस इंट्रिकेट मशीन्स के पार्ट्स होते हैं जिसमें हाथ डाल के वो धागा बार बार फंस जाता था। तो बच्चों को एम्प्लॉय करते थे वो लोग। सो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आया है। However, it was not applicable to plantation industry। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, प्लांटेशन इंडस्ट्री के लिए नहीं था। प्लांटेशन इंडस्ट्री मतलब शुगर केन है, इंडिगो है, ओपीएम है, जिससे सीधे इंग्लैंड के, यूरोप के बाज़ारों में बिकता है। प्लांटेशन इंडस्ट्री के मालिक सब अंग्रेज हुआ करते हैं, और वहाँ पर लेबर, जो आसाम के टी गार्डन्स हैं, साउथ इंडिया में टी गार्डन्स वगैरह हैं, वहाँ पे लेबर कम मिलती है, तो वहाँ उन पे एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन जो और एम्प्लॉयमेंट हैं वहाँ पर एप्लीकेबल है। इट वॉज नॉट फॉर प्लांटेशन इंडस्ट्री, याद रखेंगे आप। तो इट वॉज फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1891। ही ऑल्सो पास रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे आजकल हम पंचायती राज कह देते हैं, उसे पास करने वाला ये पहला वायसरॉय है। हर शहर में लोकल बोर्ड्स होंगे, हर शहर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड्स होंगे, जिनको राज्य सरकार से फंड्स मिलेंगे और इनके फंक्शंस बताए जाएंगे। मतलब नीचे के तबके को आगे आने दीजिए, वो अपने शहर के बारे में बेहतर प्लान कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियंस, और इन जो लोकल बॉडीज़ हैं इनमें इंडियंस का इलेक्शन होना चाहिए, इनका चेयरमैन भी लोकल बॉडीज़ द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। मतलब ऑफिशियल इंटरवेंशन, ऑफिशियल लोग उसमें कम हों, और जो लोकल बॉडीज़ के लोग ही इनको चलाएं, ताकि गवर्नेंस नीचे से हो सके। Hence he is called father of local self government। रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहली बार लोकल नीचे के तबकों को पावर और पैसा देने की बात कही गई है। इलेक्शन सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस होगा।
खुद ही वो चुनेंगे और जहाँ तक हो सकता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। ही ऑल्सो पास्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन अपॉइंट हुआ है अंडर हंटर, हंटर कमीशन। एक हंटर कमीशन बना है और इंडियन एजुकेशन कमीशन उसका रियल नाम था। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ये आया है। तो रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन 1882 वाज अगेंस्ट फॉर व्हाट? इट वाज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। जो वुड्स डिस्पैच वाला एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, तो क्यों ना प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक अलग योजना बनाएं। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो लोकल बोर्ड्स जो बनेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं शहरों की, ये देखा करेंगी। अब सेंट्रल बॉडी शैल नॉट लुक आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह को दे देते हैं। आपको पता होगा आज भी जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं प्राइमरी एजुकेशन के, उनको उस शहर की म्यूनिसिपैलिटी ही देखती है। तो ये सिस्टम शुरू हुआ था 1882 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर रिपोर्ट। सो ग्रांट्स इन एड दी जाएगी टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में और सरकार से सहायता दी जा सकती है। और फीमेल एजुकेशन के हालात बड़े बड़े शहरों में के बाहर अच्छे नहीं हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में तो कुछ किया भी जा रहा है, लेकिन और शहरों में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे। याद ये रखना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट 1882 पॉपुलरली कॉल्ड हंटर रिपोर्ट। इट वाज मेनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं था, तो उसने हंटर रिपोर्ट पास। सब कुछ वेलफेयर ओरिएंटेड है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो मेयो ने शुरू कर दिया था 1872 में, इससे पहले एक मेयो आया था, उसने ये शुरू किया है कि राज्यों को कुछ रेवेन्यू अधिकार दे दिए जाएं। इसने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया है। ये इंपीरियल हेड्स हैं, मतलब इसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्रोविंशियल हेड्स हैं, ये राज्य सरकार रेवेन्यू को अपने पास रख सकती है। और ये डिवाइडेड है, ये दोनों में बढ़ जाएगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा। मतलब तो ये जो जिसे हम आजकल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कह देते हैं, ये मेयो ने शुरू कर दिया था। इसको और आगे बढ़ा देता है रिपन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी काम करता है। इल्बर्ट बिल 1883 में पास होता है। क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 1883, जिसे सीपी इल्बर्ट जो लॉ मेंबर है उसने पेश किया है। नाम पड़ गया पॉपुलरली इल्बर्ट बिल, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 1883। इसमें क्या हो रहा है, इंडियन जजेस को पावर दी जा रही है कि दे कैन ट्राई द केसेस ऑफ यूरोपियंस, मतलब यूरोपियंस के मुकदमों में फैसला दे सकते हैं। ऐसी पावर दी जानी है, इंडियन जजेस कर सकते हैं ऐसा। जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है पार्लियामेंट में, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तब इसके अगेंस्ट सारे अंग्रेज मेंबर अगेंस्ट हो जाते हैं। इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं कि पूरे भारत में एक सफ़ेद विद्रोह हो जाता है, वाइट म्यूटनी हो जाती है। मतलब ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों के मुकदमों का फैसला इंडियन जजेस अलोन नहीं कर सकते हैं। और ये बात आती है, मतलब ये अलाउ करने जा रहा था रिपन, नहीं होने दिया है। बल्कि उन लोगों ने एक यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाई है और पैसा इकट्ठा किया है टू कैंपेन अगेंस्ट रिपन। इट इज आस्क्ड द बॉडी विच स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट रिपन वाज यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ वाइट पीपल इन इंडिया दैट रिपन शुड नॉट पास दिस पर्टिकुलर बिल। और ये बिल पास नहीं होता है। ज्यूरी बैठेगी, उस ज्यूरी में इंडियन मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट अंग्रेज मेंबर ज़्यादा होंगे। और मेंबर चाहे जो जिसके अगर यूरोपियन है वो चाहे तो वो कह सकता है कि मैं इंडियन बेंचेस से अपना फैसला नहीं कराऊंगा, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। तो इसलिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये कहलाती है। रिपन ने पास करने की कोशिश की है, पास नहीं हो पाया है। इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पास कर दिया है, रिवोक कर दिया है। जो लिटन का कानून था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसको उसने खत्म कर दिया है। ही फ्रीड इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस को फ्री कर देता है। आपको याद होगा इंडियन प्रेस को अधिकार देने वाला सबसे पहला व्यक्ति था चार्ल्स मेटकाफ। ये आया था आफ्टर बेंटिक। बेंटिक के बाद आया था चार्ल्स मेटकाफ 1835-36 में। उसे बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। और ऐसा ही कुछ काम किया था आगे चल के रिपन ने। इसने भी इंडियन प्रेस को आज़ादी दी थी। तो द फर्स्ट ब्रिटिश हु गेव लॉट ऑफ पावर्स टू इंडियन प्रेस वाज चार्ल्स मेटकाफ एंड ही इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। आगे चल के रिपन ने भी कुछ ऐसा ही किया था।
So this is Ripon. Because of his reforms-oriented nature, he has been called as Akbar among viceroys and governors general, or gentleman governor general, or the most beloved governor general viceroy India ever had was Ripon, और रिपन द ग्रेट भी कह देते हैं। और रिपन के 4 साल बड़े कंड्यूसिव रहे, सपोर्ट में रहे, जो भारत के लिए काम आए। आगे चल के बन जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह डेवलप कर रहे हैं, इंडियंस के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तब रिपन ही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड गांधी जी इज राइटिंग लेटर्स टू रिपन बीइंग लिबरल इन नेचर, ही वाज लिबरल इन नेचर। तो आगे चल के बन जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो दिस इज अबाउट रिपन, और फिर बन जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने कमेंट ज़रूर भेजिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे ले जाना है। ओनली देन आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। आप जितना ज़्यादा इसे आगे बढ़ेंगे, इसे पॉपुलर करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे चैनल प्रेपॉन के लिए। हमारे का मतलब आप और हम दोनों का। सो आई रिक्वेस्ट कि इसको आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई विल सी दैट रेगुलरली आई शुड गिव यू और यूज़फुल वीडियोज़, बहुत यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपके कॉम्पिटिशन्स में बहुत आसानी होने लगे, आपको प्रॉब्लम ना हो। माई पर्पज इज दिस ओनली, आई वॉन्ट टू मेक एजुकेशन चीपेस्ट फॉर यू, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, यही मेरा पर्पज है। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।